आज हम बात करते हैं एल्कोहल, फेनॉल और ईथर। थोड़ी देर पहले हमने ईथर डाला था, आज बात करते हैं एल्कोहल, फेनॉल और ईथर की। बहुत आसान टॉपिक है, कुछ ऐसा है नहीं कि आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है और इसमें कुछ ऐसा है नहीं। देखिए, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? कौन बताएगा? फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के ऊपर यदि OH लग जाए तो उसको क्या कहते हैं? फेनॉल कहते हैं। ईथर का फंक्शनल ग्रुप हम बता चुके हैं, O। ठीक है, ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है? अब देखो, ये हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है। किसका भाई? एल्केन का। एल्केन में से क्या करना है? ये हाइड्रोजन हटाना है और इसके जगह OH जोड़ दीजिए। यदि इसमें OH जोड़े, ये एल्केन ले लिए, या आप बेंजीन भी ले सकते हैं, ठीक है। बेंजीन लिए तो बेंजीन को एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। तो इसमें का हाइड्रोजन हटाइए और यहाँ OH जोड़ दीजिए। तो यदि अल्काइल में जोड़ दिए तो इसको एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कहिएगा, ROH कहिएगा क्या। और बेंजीन से हाइड्रोजन हटा के जोड़ दिए तो एरोमेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कहिएगा। क्लियर है? आ रहा है? चलिए, तो ये एक्चुअली में हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन या बेंजीन है, ठीक है। आ गया समझ में? अब देखिए, एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, OH डायरेक्टली अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। देखिए, इस कार्बन मतलब इस R का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। आ गया समझ में? और यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज है। बेंजीन का सारा कार्बन कैसा होता है? sp2। बेंजीन रिंग से डायरेक्ट अटैच OH है। आ गया? अब देखिए, एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। एलिफेटिक हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में यदि हम देखें तो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू, पहला जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो नंबर ऑफ OH के हिसाब से कर रहे हैं। यदि एक OH है तो मोनोहाइड्रिक, तो 2 OH हो गया तो डायहाइड्रिक। बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा? इसका नाम बताइए। लोकल नेम तो इसका इथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल है। हम नाम भी लिखते जाते हैं। या आयुपैक नाम क्या लिखिएगा? इथानोल। क्या लिखिएगा? इथानोल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कौन बताएगा इसका आयुपैक नेम? आयुपैक नेम होगा इथेन 1,2-डाइओल। और लोकल नेम क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल। क्या है? इथिलीन ग्लाइकोल। ये दिया नहीं है मगर एनसीईआरटी में है, आपको रटना है, ठीक है। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, 3 OH लगे होंगे। इसका आयुपैक नाम लिखे तो, जी हाँ, प्रोपेन 1,2,3-ट्राइओल। ठीक है। अच्छा, इसका लोकल नेम क्या कहिएगा? ग्लिसरॉल। क्या कहिएगा? ग्लिसरॉल। क्या कहिएगा बेटा? ग्लिसरॉल। और ये पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है जिसमें बहुत सारे अल्कोहल लगे हैं, बहुत सारे OH ग्रुप लगे हुए हैं। ये डॉटेड N नंबर को बता रहा है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, नेचर ऑफ कार्बन के हिसाब से। कैसे? जिस कार्बन से OH लगा है, यदि जिस कार्बन से OH लगा है वो एक ही अल्काइल ग्रुप कार्बन से लगा हुआ है, या अल्काइल ग्रुप से लगा है, तो इसको कितना डिग्री कहिएगा? 1 डिग्री। 2 से लगा हुआ है, देखिए ये कार्बन जिससे OH लगा है 2 कार्बन से लगा है, इसको खोल के बनाइए। CH3CCH3CHOH, 2 CH3 के साथ लगा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। और इसको क्या कहिएगा? देखिए, इसमें तीनों साइड से लगा हुआ है, तो इसको क्या कहिएगा बेटा? 3 डिग्री अल्कोहल कहिएगा। इसको क्या बोलिएगा? ये 3 डिग्री अल्कोहल है। समझ में आ रहा है? अब हम बात करें बेटा इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। किसकी बात करें? इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे बढ़िया होता है ऑक्सीडेशन। क्या बेटा? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन सिर्फ प्राइमरी का नहीं होता, ऑक्सीडेशन प्राइमरी एल्केन का नहीं होता, सेकेंडरी एल्केन का भी नहीं होता। आ रहा है? टर्सरी मतलब 3 डिग्री एल्केन का हो जाता है। 3 डिग्री वाला एल्केन का क्या हो जाएगा बेटा? टर्सरी एल्केन का हो जाता है ऑक्सीडेशन। और इससे बनता है बेटा, मगर ऑक्सीडेशन करने के लिए क्या लोगे? KMnO4। ठीक है, ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बन जाएगा? CH3 और यहां क्या आ जाएगा बेटा? OH। मतलब इसका ऑक्सीडेशन, इनके बीच में O आ जाता है। ठीक है, आ गया। दूसरा बना सकते हैं एल्कीन से। एल्कीन से कैसे बना सकते हैं? हाइड्रेशन के द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन में यहां कौन सा रूल लगाइएगा? मार्कोनिकॉफ। कौन सा रूल लगाइएगा? मार्कोनिकॉफ। कैसे बनाइएगा? सबसे पहले H+ यहां अटैक कराइएगा, ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर लीजिएगा, प्लस चार्ज यहां बन गया। क्या बना बोलिए? CH3 CH+CH3। इसके बाद किसको अटैक करा लीजिएगा? वाटर को क्या निकाल लीजिएगा? H+।
तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CHOH CH3। चूंकि यहाँ कार्बन, यहाँ पर कोई अच्छा यहाँ पर बना कौन सा, क्या, कंप्लीट कार्बोकेटाइन। क्या बना, कंप्लीट कार्बोकेटाइन, कंप्लीट। तो इसका क्या हो सकता है, इसका शिफ्टिंग भी हो सकता है, सब चीज हो सकता है। आ रहा है समझ में। इसी से बचने के लिए हमने कौन सा निकाला तरीका, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO। यहां से एंटी मार्कोनिकॉफ से बनता है। कैसा बनता है, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन भी होता है, उससे एल्केन बनता है, पता है क्या। ठीक है, ऐसा ऐसा 3 मॉलिक्यूल ले लिया तो 3 को क्या बनेगा बेटा, एल्कोहल। कैसे बनता है पता है सबको, पता है। ये इसको लोन पेयर देता है, पता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट कंपाउंड है और बाद में कैसा मॉलिक्यूल बन जाता है बेटा, ऐसा मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2 B। फिर क्या बन जाता है बेटा, CH2 CH3 और क्या बन जाता है बेटा, CH2 CH3 और बाद में इसमें HOH लिख के, मतलब HOOH लिख के से तोड़ देते हैं, बन गया ना एल्कोहल। तो इस तरीका से एल्कोहल बनाया जाता है। इसका मैकेनिज्म एंटी मार्कोनिकॉफ की तरह लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि OH यहां आता हुआ दिखता है और H यहां जाता हुआ दिखता है, इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ। अच्छा देखो, ये मेथड सबसे बढ़िया होता है हाइड्रेशन मेथड। हाइड्रेशन मेथड एल्केन बनाने के लिए सबसे बढ़िया मेथड माना जाता है। मगर प्रॉब्लम क्या है, यहां पर प्रॉब्लम है शिफ्टिंग, क्योंकि यहां कंप्लीट कार्बोकेटाइन बन रहा है। इसी से बचने के लिए हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, मतलब मर्क्यूरिक एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और NaBH4 लेते हैं। समझो ध्यान से, ऑक्सीजन वाला जो, मतलब वाटर वाला जो OH होता है वो इस कार्बन पर आता है, ये वाला OH इस कार्बन पर आएगा और ये वाला देखो हम अलग अलग कलर कर सकते हैं। इसका हाइड्रोजन इस कार्बन पर आएगा, इसका हाइड्रोजन आएगा और इसका OH आता है इस कार्बन पर, OH। आ गया समझ में, कोई दिक्कत। तो बताओ, यदि हम यहाँ D2O ले लेते हैं तो यहाँ पर OD आता है, यहाँ OH लिया हुआ है इसीलिए, H2O लिया हुआ है इसलिए OH आया है। आ रहा है, क्लियर क्लियर। मैकेनिज्म बता दे क्या, HgOAc ट्वाइस, ये टूटता है बेटा, HgOAc प्लस प्लस OAc माइनस एसीटेट में, और यही जाके मॉलिक्यूल से चिपक जाता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या बन गया बेटा, ये इस पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करता है, HgOAc प्लस, इससे जाके कुछ इस तरीका से 3 मेंबर का रिंग का फॉर्मेशन करता है। इसको कहते हैं मर्क्यूरेशन। क्यों भाई, मर्क्यूरी जाके चिपक गया। अब क्या होता है बेटा, जब इस पर वाटर अटैक करता है ना तो ये बॉन्ड खुल जाता है इस तरीका से और क्या बन जाता है, CH3OH H निकाल दिए। ठीक है, क्या बन गया बेटा, CH2HgOAc, ये बन गया। अब क्या होता है, जो NaBH4 है ये डीमर्क्यूरेशन करता है, तो यहां से H माइनस इस पर अटैक करता है और ये बाहर हो जाता है, तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्कोहल का बनाना जा, एल्कोहल बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी। कैसे, क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX। कौन है रिएक्टिव पार्टिकल, ये याद रखना। यदि हम एल्डिहाइड लें, क्या लें, एल्डिहाइड लें तो हमसे हमेशा 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा। ठीक है, कीटोन लें तो 3 डिग्री एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, 3 डिग्री एल्कोहल बनता है। मगर एल्डिहाइड में ही यदि फॉर्मल्डिहाइड ले लें, क्या ले लें, फॉर्मल्डिहाइड ले लें तो बनता है बेटा 1 डिग्री एल्कोहल। याद रखना बस 1 डिग्री। कैसे बनता है बता देते हैं। जैसे मान लो HC डबल बॉन्ड OH, हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराया, RMgX, अब बाद में वाटर ले लेंगे H प्लस H2O, नहीं भी लेंगे तो ये चलेगा। यहाँ देखो, ये इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड खुल गया, क्या बन गया बेटा, बन गया HCO माइनस, क्या बेटा, RH। अब बाद में ये प्रोटोनेट हो जाता है H प्लस H2O से। ठीक है, तो ये बन जाता है, समझ में आ गया। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ग्रिग्नार्ड देख रहे हो, ये फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या बना, 1 डिग्री एल्कोहल RCH2OH। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या बनाता है बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड सिर्फ 1 डिग्री, बाकी अदर एल्डिहाइड 2 डिग्री। कीटोन ये देता है। ठीक है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो 1 से लेकर 4 कार्बन कलरलेस लिक्विड होते हैं
और हायर एल्कोहल सॉलिड होते हैं। तो 1 से लेके 11 तक वाले लिक्विड होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। डेंसिटी ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल लेस देन वाटर, मतलब ये हल्का होता है, एल्कोहल पानी से थोड़ा हल्का होता है, ठीक है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल पानी से थोड़े हल्के होते हैं, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, जैसे जैसे एल्कोहल का मॉलिक्यूलर बढ़ता जाता है उसका घनत्व भी क्या होता जाता है, बढ़ता है। C1 से C3 और टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल सॉल्युबल होते हैं वाटर में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे साइड चेन बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी साइड चेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मगर मॉलिक्यूलर वेट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहां देखो, यदि हम बोले, देखो साइड चेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, साइड चेन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मॉलिक्यूलर वेट का इन्वर्सली। देखो यहां पर सब लीनियर चेन है तो मॉलिक्यूलर वेट का इन्वर्सली, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो ये ज्यादा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है सॉल्युबिलिटी घटती है, ठीक है। 1 से लेकर 3 वाले तो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। देखो अब यहां पर साइड चेन बढ़ रहा है, साइड में चेन बढ़ा रहा है, तो जैसे जैसे साइड चेन बढ़ाओगे एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा, एल्कोहल की सॉल्युबिलिटी साइड चेन बढ़ाने से बढ़ती है, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे OH भी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ेगा, OH बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मगर साइड चेन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मगर साइड चेन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में डिग्री कम हो जाएगा। और OH भी कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। OH यहाँ 1 OH यहाँ 2 है यहाँ, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अच्छा, कहता है बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का ज्यादा होता है क्योंकि एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल लेस देन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो दुद्दू को हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया ना, और एल्कोहल मात्र 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, एल्कोहल मात्र 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए, ठीक है। अगला क्या है बेटा? अगला है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में एल्कोहल का क्या फॉर्मूला हो गया बेटा? ROH, तो H के कारण मतलब एसिडिक कैरेक्टर, OH बॉन्ड टूटा तो दूसरा रिएक्शन, और ये R के कारण, ठीक है। तो 3 टाइप का रिएक्शन, एक OH बॉन्ड के क्लीवेज के कारण एसिडिक नेचर वाला, एक OH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये इस पर क्या शो करेंगे, इस पर हम शो कर सकते हैं ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं, और क्या, और इसका ऑक्सीडेशन और इसका डिहाइड्रेशन शो कर सकते हैं। तो कहता है रिएक्शन, तीसरा क्या बोलता है, रिएक्शन इन्वॉल्व कंप्लीट मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। तो पहला OH बॉन्ड एसिडिक नेचर, कौन सा, एसिडिक नेचर। एक बात समझो, जैसे से मिथाइल ग्रुप बढ़ेगा एल्कोहल की एसिडिटी कम होती जाती है, ठीक है, एसिडिक नेचर कम होता जाता है। मिथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। देखो एल्कोहल की एसिडिटी वाटर से कम है, वाटर सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद एल्कोहल, उसके बाद एसिटिलीन, और उसके बाद अमोनिया, ये एसिडिक स्ट्रेंथ है। एल्कोहल का रिएक्शन, एल्कोहल टेस्ट है कि नहीं, एल्कोहल का टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले इसको सोडियम से रिएक्शन कराते हैं। यदि हाइड्रोजन गैस कहीं निकल रहा है इसका मतलब एल्कोहल हो सकता है। क्या हो सकता है? एल्कोहल ये हो सकता है। आ रहा है समझ में? ये क्या हो सकता है बेटा? एल्कोहल। पोटेशियम से भी हाइड्रोजन गैस देगा, एल्कोहल हो सकता है। अच्छा, रिएक्शन विथ मेटल, वही मेटल से आप रिएक्शन करवाए, मतलब समझ में आ रहा है ना, मेटल से रिएक्शन करा रहे हैं। अगला अल्काइलेशन, अल्काइल ग्रुप से यदि सोडियम से रिएक्शन कराए तो सोडियम अल्को ऑक्साइड बन गया। अब बाद में इसमें RX से रिएक्शन कराए, मगर R को क्या रखना होगा? 1 डिग्री। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विलियमसन सिंथेस, ईथर बनाने का ये मेथड भी है, ये ईथर का मेथड भी है। स्टीफिकेशन पढ़ा चुके हैं। स्टीफिकेशन में क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH, क्या बेटा? एसिडिक मीडियम में कैसा मीडियम है? एसिडिक मीडियम में ही रिएक्शन होता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में यहां हाइड्रोजन अटैक कर जाता है और क्या बन जाता है? RC डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया बेटा? OH। ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट कर गया प्लस चार्ज को हटाने के लिए, क्या बन गया? RCOH, OH, और यहां कैसा चार्ज है? प्लस, ठीक है, प्लस। अब क्या होगा? अब यहां से एल्कोहल वाटर की तरह यहां, अच्छा ये हुआ, ध्यान से सुनो, 2 OH आ गए इस पे,
2H आ गए तो क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, निकाल दो पानी। क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज। अब इस पर कौन अटैक कर जाएगा बेटा, पानी, और क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O OHH, OR ना अटैक करेगा बेटा ROH से, ROR, तो OR अटैक करेगा और बाद में इससे H प्लस निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O OR, इथर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो स्ट्रिफिकेशन कॉन्क H2SO4, एसिडिक मीडियम में ही स्ट्रिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये लिखा हुआ है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, CO बॉन्ड। यदि CO बॉन्ड COH बॉन्ड को तोड़ दिए, इस बॉन्ड को तोड़ दिए, तब क्या होगा बेटा, तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, इस बॉन्ड को ल्यूकास रिएजेंट, हेलोजन एसिड से रिएक्शन कराइए HX ZnCl2 से, तो यहाँ X आ जाएगा, कैसे आएगा बताइए। देखिए ZnCl2 HX को तोड़ने में मदद करता है और क्या बना लेता है बेटा, H प्लस प्लस, मान लो यहाँ Cl ले लिए तो क्या बन गया ZnCl3 माइनस, और यही H प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह इस पर काम करेगा, क्या बन जाएगा RCH2OH, क्या अटैक किया H प्लस, क्या बन गया RCH2 प्लस। बाद पे इस पर कौन अटैक कर जाएगा, बाद पर ये जो ZnCl3 माइनस है, Cl को छोड़ देगा और क्या बन जाएगा RCH2Cl। अब एक बात सुनो, जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा अल्कोहल की टर्बुडिटी को बिगाड़ता जाएगा, अल्कोहल की टर्बुडिटी को बिगाड़ता, जितना जल्दी ये बनेगा उतना जल्दी ये बिगाड़ेगा, और जितना जल्दी ये बनेगा ये डिपेंड करेगा कि कितना स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन 3 डिग्री में बनता है, इसीलिए 3 डिग्री वाला जल्दी रिएक्शन शो करता है। तो देखो यही मैकेनिज्म समझाया हुआ है, कार्बोकेटाइन ये बना प्रोडक्ट, इन दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, कैन रीअरेंज कर सकता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बना है तो कार्बोकेटाइन रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन ये सब शो कर सकता है। HCl ZnCl2 से रिएक्शन करके ये बना, इसका मतलब आपसे पूछा जाएगा कि ZnCl2 करता क्या है, ZnCl2 H प्लस प्रोटॉन बनाने में मदद करता है, जनरेशन में मदद करता है। रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी किस पर, टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी और प्राइमरी। सबसे ज्यादा टर्सरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी, टर्सरी अल्कोहल तो बहुत ज्यादा, और रिएक्टिविटी ऑफ HX सबसे ज्यादा HI, उसके HBr HI इज मैक्सिमम रिएक्टिव, सो रेडली रिएक्ट विथ, आसानी से 1 2 3 से रिएक्शन करता है। मगर HCl और ZnCl2 के लिए देखिए, HI के लिए कोई कैटलिस्ट लेने की जरूरत नहीं है, मगर HCl की ऐसी रिएक्टिविटी कम है तो इसके लिए ZnCl2 लेना पड़ता है। यहां Cl आ गया। नॉर्मल कंडीशन पर कोई रिएक्शन नहीं होता है, कैटलिस्ट आपको लेना ही पड़ेगा, ZnCl2 लेना ही पड़ेगा नॉर्मल कंडीशन में। इसीलिए कॉन्क HCl और Z एनहाइड्रस को बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, और ये टर्बुडिटी ऑफ ल्यूकास रिएजेंट, टर्बुडिटी आता है। एक्चुअली में अल्कोहल को डिटेक्ट करने का भी तरीका है, HCl ZnCl2 3 डिग्री तुरंत रिएक्शन करता है, तुरंत टर्बुडिटी आती है, 2 डिग्री में कुछ मिनट में आती है, और 1 डिग्री में तो आती ही नहीं है। आ गया समझ में? तो देखिए 1 डिग्री अल्कोहल में, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री में तो आता ही नहीं है। 2 डिग्री में फ्यू मिनट्स में आता है और यहां इमीडिएटली आ जाता है। आ गया? तो 3 डिग्री हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, अल्कोहल को पहचानते कैसे हैं कि अल्कोहल है? अल्कोहल को डिटेक्ट करते हैं, अल्कोहल को डिटेक्ट करने का काम सोडियम से करते हैं। सोडियम डाल देते हैं, हाइड्रोजन गैस निकला तो हो सकता है अल्कोहल है। उसके बाद एक कैन टेस्ट होता है, कैन टेस्ट से पहचान लेते हैं कि कंफर्मेटरी टेस्ट है, येलो से रेड हो जाता है कैन, ठीक है, तो उसे पहचान लेते हैं कि अल्कोहल ही है। और उसके बाद क्या करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये काम करते हैं। आ गया समझ में? अब देखिए अगला होता है फास्फोरस हैलाइड से रिएक्शन। पाथ बताइए, SN2। ठीक है, SN2 क्या होता है, धीरे धीरे कर करके इसका सारा Cl निकल जाता है और इसके जगह क्या आ जाता है, इसके जगह क्या आ जाता है, OR। क्या आ जाता है, OR। ठीक है, मतलब क्या बन जाता है, POR OR OR। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, O माइनस O माइनस। अब क्या होता है, अगला जो ये जो R माइनस है इस पर Cl अटैक करता है। क्या अटैक करता है, जो Cl निकला है, जो Cl माइनस इस पर अटैक किया और क्या लेके चला गया,
R, तो SN2 पाथ होता है और क्या बन जाता है बेटा, RCl। और ऐसे ऐसे Cl निकलते चला गया तो क्या बन गया, एगो PO, एगो बन जाता है H3PO3। समझ में आ गया, H3PO3, ठीक है। अच्छा, अब PCl5 से तो रिएक्शन हम बता चुके हैं कि एक कटिंग कर लीजिएगा, ROH, PCl, Cl, 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 इस तरीका से काट लीजिएगा, RCl बन जाएगा। एगो POCl3 बनेगा, एगो HCl बनेगा। अच्छा, इस थायोनिल क्लोराइड प्रीडीन के प्रेजेंस में करवा रहे हैं, यदि बिना प्रीडीन कराते तो SN2, प्रीडीन के प्रेजेंस में SNI, ठीक है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और ये सबसे बेस्ट मेथड है, क्यों, बाकी सब चीज गैस है, निकल जाएंगे, सिर्फ RCl बनेगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। इसको रीड्स रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रीड्स रिएक्शन। अगला, रिएक्शन इन्वॉल्विंग कंप्लीट, मतलब R ग्रुप के कारण रिएक्शन, ठीक है। पहला डिहाइड्रेशन, इसका डिहाइड्रेशन कर दिए। यदि इसका डिहाइड्रेशन करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, डिहाइड्रेशन करने के लिए 170, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। E1 पाथवे, कौन सा, E1। कैसे होगा, ये चला जाएगा, जैसे यहां देख, CH3 CH2OH, कौन का H2SO4 से H प्लस मिला, क्या बन गया, CH3 CH2 प्लस, और यहां वाला हाइड्रोजन निकल जाए तो क्या बन जाएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह का एल्कीन का फॉर्मेशन। मगर लो टेम्परेचर रखा जाए तो ईथर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। एल्यूमिना में भी रिडक्शन होता है, सेलेक्टिव रिएक्शन 250 डिग्री पर होता है ईथर, और यहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। 3 डिग्री का डिहाइड्रेशन आसान है, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और मिथाइल अल्कोहल, ये रेट है इनका, ठीक है। तो सबसे आसानी से कौन डिहाइड्रेट हो जाएगा, 3 डिग्री, उसके 2 डिग्री, उसके 1 डिग्री, उसके मिथाइल अल्कोहल। कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। तो इथाइल अल्कोहल का यदि डिहाइड्रेशन करोगे, देखिए डिहाइड्रेशन भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन ही है, क्यों, हाइड्रोजन निकला, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को निकाल लिए और इन दोनों में डबल बॉन्ड बना लिए, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन भी क्या है, अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल का करोगे तो ईथर बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल का करोगे कीटोन बनेगा। 2 डिग्री का करोगे एसिड, मतलब ईथर क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। 2 डिग्री में क्या बनता है, कीटोन। और 3 डिग्री का करते हैं तो ये हाइड्रोजन नहीं, तब इलिमिनेशन हो जाता है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, तब डिहाइड्रेशन हो जाता है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डिहाइड्रेशन हुआ है, यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है। क्या हुआ है, डिहाइड्रोजिनेशन, या इलिमिनेशन भी बोल सकते हो, या इसी को ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन भी बोला जा सकता है। क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये मतलब कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन एक प्रकार का ऑक्सीडेशन ही है, ठीक है। कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस पर करवाया जा रहा है। ऑक्सीडेशन के लिए क्या क्या ले सकते हैं, जी हाँ, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, या जोन्स रिएजेंट CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 या H प्लस ले सकते हैं, ठीक है। इसमें MnO4-1 से किसमें जाता है, Mn+2, क्या बोले थे इसमें, पर्पल टू पिंक, पिंक टू पर्पल, PbPb, ठीक है। इसमें क्या कहे थे, OgOg, Cr2O7 2- से Cr+3, ये कैसा होता है, और OG, ऑरेंज से ग्रीन, और ये भी ऑरेंज से ग्रीन। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे, पहले एल्डिहाइड बनेगा फिर एसिड बनेगा। याद रखना, यहां तक रोक नहीं पाओगे, ये डायरेक्ट इसी में बदलेगा। तो कहोगे यहां पर रोकने के लिए, मान लो हमको अल्कोहल से क्या बनाना है, अल्कोहल से क्या बनाना है, अल्कोहल से हमको RCH2OH से हमको यही बनाना है, RCHO, एल्डिहाइड ही बनाना है। क्या करें, तो कुछ स्पेशल रिएजेंट लेने होंगे, जैसे PCC, पैरेडियम क्लोरोक्रोमेट, PDC, पैरेडियम डाइक्रोमेट, सेरेट्स रिएजेंट, कॉलिन्स रिएजेंट, ये सब एजेंट लोगे, यहीं पर रुक जाएगा। आ रहा है समझ में, इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, 2 डिग्री अल्कोहल का सिर्फ कीटोन में ऑक्सीडेशन होता है, फर्दर रिएक्शन नहीं होता, फर्दर रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन नहीं होता, ठीक है। 3 डिग्री का तो होता ही नहीं है, 3 डिग्री का तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, ठीक है। आ गया समझ में,
आइए, ऑक्सीडेशन बाय HiO4 जिसको पर आयोडिक एसिड बोलते हैं, कैसे करना है? बहुत आसान है। यहां भी एक OH जोड़ना है, यहां भी एक OH जोड़ना है। जहां जहां बॉन्ड टूट रहा है, यहां बॉन्ड टूट रहा है ना, तो यहां OH बॉन्ड जोड़ देना है, यहां OH जोड़ देना है। तो बताओ क्या बनेगा? दोनों में सेम मॉलिक्यूल। देखो ये क्या है? CH2OH, OH पानी निकाल देंगे, क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल्डिहाइड। आ रहा है समझ में? तो यहाँ दो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा बेटा? फॉर्मल्डिहाइड, एक ऊपर से एक नीचे से। यहाँ क्या बनेगा? देखो ये प्राइमरी अल्कोहल था, प्राइमरी अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल क्या देगा? सेकेंडरी अल्कोहल एसिड दे देगा। क्या दे देगा? एसिड। तो एक एसिड बन जाएगा। देखो एक एसिड बन गया होगा कहीं ना कहीं, एक एसिड बन गया, दुगो एल्डिहाइड बन गया। आ गया समझ में? आया? यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH, तीनों को तोड़ दो, ठीक है। अच्छा, कंडीशन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ H, दो OH, यदि एटलीस्ट दो OH है और मोर देन 2 CO ग्रुप है, तो 1 CO ग्रुप, ये सब छोड़ो यार, ठीक है, याद रखना बस। देखो सबको तोड़ दो और सीधे सीधी काम कर लो, ठीक है। जैसे यहां पर है, मान लो इसको हमको ऑक्सीडाइज करना है, तो इधर OH, इधर भी OH, ठीक है, इधर OH, इधर भी OH, यहां पर इधर OH, इधर भी OH। देखो और क्या करें? बस इधर OH और इधर OH कर ले, और क्या। अरे समझ में, जब डायहाइड्रिक अल्कोहल में ये काम करते हैं, डायहाइड्रिक, और किसी में नहीं करते, ठीक है, डायहाइड्रिक अल्कोहल में करते हैं। ये डायहाइड्रिक अल्कोहल बन सकता है 1, 2 और 3, इसको बना लो पहले। ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। हाँ ये भी बन सकता है, तो इसको ऐसे बना लो पहले। पहले इसका टॉटोमर बना लो। क्या बनाओगे? पहले इसका टॉटोमर बनाओ। क्या बनाओगे? CH2 डबल बॉन्ड COH, यहाँ आओ, CHOH, यहां बनाओ। क्या बनाओगे? C डबल बॉन्ड OH, यहां वाला हाइड्रोजन यहां कर दिए ना, यहां वाला 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन उठा के ऊपर कर दिए, CH, यही बनेगा। अब इसका ऑक्सीडेशन करा लो, टॉटोमर बना के ऑक्सीडेशन करा लो, ठीक है। टेस्ट ऑफ अल्कोहल, ये सही बात है ना? कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और छूट गया ना, एक सेकंड। CH2OH है, ये है। यहां क्या आया बेटा? CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड COH H, कोई फर्क तो नहीं पड़ा इसमें, तो इसको एल्डिहाइड ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको एल्डिहाइड ही रहने दो, इसको एल्डिहाइड ही रहने दो। CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहां नहीं, यहां तोड़ लोगे, यहां OH और यहां OH, क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड COH बना क्या? और इसका क्या कर लोगे? वाटर निकाल लोगे, ठीक है। क्या बन जाएगा? CH2 C डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड हो, टॉटोमर बना लो। क्या बन गया? ये डबल बॉन्ड को इधर, टॉटोमर कैसे बनाओगे? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो बताएंगे, ठीक है। आओ इधर, ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है? यही लिया जाता है, ये पहले ही बता दिए, ये तुरंत, ये कुछ मिनट में नहीं देता है, प्राइमरी अल्कोहल नहीं देता। डाइक्रोमेट टेस्ट, डाइक्रोमेट में डालोगे कलर चेंज हो जाएगा, कैसा? OG, ऑरेंज टू ग्रीन, ऑरेंज टू ग्रीन, ऑरेंज टू ग्रीन, ठीक है, ऑरेंज टू ग्रीन। यदि ये टेस्ट हो रहा है तो 1 डिग्री अल्कोहल टेस्ट शो करेगा, 2 डिग्री भी शो करेगा, 3 डिग्री कोई टेस्ट नहीं शो करेगा, ठीक है। अच्छा, फैक्ट्स अबाउट अल्कोहल, टॉक्सिक होता है, इथाइल अल्कोहल कम होता है, मगर मिथाइल अल्कोहल तो बाप रे बाप, जो पीता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बहुत ज्यादा, इथाइल अल्कोहल कम है, मगर टॉक्सिक तो है। रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट, देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ फर्मेंटेड लिक्विड से जो बनाया जाता है उसी को रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है? 99.5% से लेकर 6% तक जो अल्कोहल होता है उसको एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है, पावर अल्कोहल। रेक्टिफाइड स्पिरिट मतलब फर्मेंटेशन से
रेक्टिफिकेशन ऑफ फर्मेंटेड लिक्विड से जो बनाया गया उस रेक्टिफाइड स्प्रिट को लीजिए, उसमें इथाइल बेंजीन मिला दीजिए, पेट्रोल फॉर जनरेशन पावर। ठीक है, मतलब पेट्रोल में बेंजीन और रेक्टिफाइड स्प्रिट मिला के पावर एल्कोहल बनाया जाता है। आ गया समझ में? अच्छा, 70% मिथाइल एल्कोहल को ही क्या बोलते हैं? वुड स्प्रिट। क्या बोलते हैं? वुड स्प्रिट। रॉ स्प्रिट किसको कहते हैं? इथाइल एल्कोहल को पिया जाता है। ठीक है, एल्कोहल को ही वाष्प बोलते हैं, इथाइल एल्कोहल के WASH वाष्प बोलते हैं। ठीक है, रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या है? वो ऐसा स्प्रिट जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनाया जाता है। ठीक है, कितना परसेंट? 95.5 और ये 4.5। एजियोट्रॉपिक रेक्टिफाइड स्प्रिट इज नोन एज एजियोट्रॉप्स, और इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है 80, मतलब बॉइलिंग पॉइंट मतलब एजियोट्रॉपिक रेक्टिफाइड मतलब रेक्टिफाइड स्प्रिट क्या बन जाता है इस कंपोजिशन पर? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब इसको सेपरेट कर पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बहुत मुश्किल है, और इट बॉयल्स एट 78.5 डिग्री सेल्सियस। आ गया समझ में? क्लियर? फेनॉल, कल फेनॉल देखते हैं। अब है एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव, जिसको आप एरोमेटिक का मतलब बेटा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या लगा देना है? OH। अब इसको फेनॉल बोला जाता है। इसका IUPAC ही नाम क्या है? फेनॉल। इसको IUPAC ने नाम ही दिया है फेनॉल। अच्छा, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्यों? क्योंकि कार्बन सिर्फ 3 बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, इसको फेनॉल बोला जाता है। यदि एक CH3 लगे गया तो इसको ऑर्थोक्रेसोल क्या बोलते हैं? ऑर्थोक्रेसोल। ठीक है, उसी तरह यहां लग गया तो मेटाक्रेसोल, और यहां लग गया तो पाराक्रेसोल बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, ये नाम आपको याद रखना होगा। इसको बोलते हैं सेलिसाइलिक एसिड, या फिर अच्छा, फंक्शनल ग्रुप में सबसे ऊपर कौन होता है? COH। तो 1 और 2, तो इसको नाम क्या बोल सकते हैं? 2 हाइड्रोक्सी। और बताइए इस पूरे का नाम क्या होता है? हाँ जी, बेंजल्डिहाइड। तो ये तो IUPAC नेम हो गया। ये नाम लिखना आसान है, नाम कौन सा मुश्किल है? ये वाला, इसको आपको याद करना होगा। अच्छा, इसको कैटिकोल बोलते हैं, या 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन बोल सकते हैं। इसको रेसोर्सिनॉल बोलते हैं, देख रहे हैं 1,2, यहाँ 1,3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेसोर्सिनॉल, और इसको क्विनोल बोलते हैं। ठीक है, ऑल एल्कोहलिक ग्रुप आर कैरेक्टरिस्टिक कलर विथ FeCl3। याद रखिएगा कि फेनॉल जो होता है, ये जो फेनॉल जो होता है ना, ये फेनॉल का जो OH होता है, यही फेनॉल FeCl3 के साथ रिएक्शन करके वॉयलेट कलर देता है। देख रहे हैं, मगर एल्कोहल नहीं देता। ये फेनॉल का टेस्ट भी है बेटे, ये फेनॉल का टेस्ट भी है कि फेनॉल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर देता है। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये वही अल्कोहल दे सकता है जो किससे लगा होगा? फेनॉल ऑल्सो नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोक्विनोल, और यह हाइड्रोक्सी बेंजीन भी बोलते हैं। OH ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होता है। तो फेनॉल का टेस्ट क्या हो गया? FeCl3 से। ठीक है, अच्छा, जरा यहाँ पर कंपेरिजन करो तो बेटे ये इंपॉर्टेंट कंपेरिजन है। ध्यान से देखो, ये क्या है? ये मिथाइल अल्कोहल है, ये फेनॉल है, और ये क्या है? ये क्या है बेटे? ये है तुम्हारा ईथर, डाईमिथाइल ईथर। अब यहाँ देखो, यहाँ एंगल ज्यादा है। इस एंगल को यदि हम एक्सप्लेन करने का कोशिश करें तो चूंकि यहाँ पर बल्कि ग्रुप ज्यादा है तो यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होना चाहिए। क्या यहाँ का एंगल कितना होना चाहिए? यहाँ का एंगल होना चाहिए sp3, मगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। 117 डिग्री हो जाने का कारण है क्योंकि यहाँ रिपल्सन बहुत ज्यादा है। एल्कोहल में 108 डिग्री, यहाँ 109, और इसमें सबसे ज्यादा एंगल होता है ड्यू टू यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर रिपल्सन ज्यादा होता है। ठीक है, अब है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल। फेनॉल बनाओगे कैसे? तो फेनॉल बनाया जाता है बेटे, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये कैसे बनाओगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड? बहुत आसान है। इसको गर्म कर दो बेटा, किसके साथ? इसको गर्म कर दो, पहले फेनॉल बना लो, पहले इसको H2SO4 से गर्म कर दिया जाता है तो ये बन जाता है। ठीक है, ये बन जाता है। अब मेरी बात सुनो, हमने क्या किया? सोडियम साल्ट ऑफ क्या ले लिया? सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड को NaOH से रिएक्शन करा दिया एसिडिक मीडियम रख के, तो फेनॉल बन गया। उसी तरह दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, दो प्रोसेस में फेनॉल बेंजीन को रिएक्शन क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। अच्छा, इसका मैकेनिज्म कोई बता सकता है? हाँ, बेंजाइम मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? बेंजाइम। तो यहां पर ONA सोडियम बेंजोएट बन जाता है। ठीक है,
टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटीएम प्रेशर, बेंजाइम प्रोसेस होता है बेटे। ठीक है, याद रखिएगा जैसे जैसे इसमें -m ग्रुप लगाते जाते हैं क्लोरीन का रिप्लेसमेंट आसान होता जाता है। जैसे जैसे यहां देखो, यहां पर एक क्लोरोबेंजीन है तो इतना टेम्परेचर लिया गया, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लेना पड़ेगा। मगर जैसे जैसे हम क्लोरीन इसमें NO2 बढ़ाते गए, देखो 3 NO2 बढ़ा दिए, तो इसको वार्म करोगे ना वाटर से तो ही ये बन जाएगा। अच्छा, इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। क्या बोलते हैं? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। और इसी को पिक्रिक एसिड कहा जाता है। कई बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया है कि पिक्रिक एसिड किसको कहते हैं। अच्छा, यहां देखिए, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बता सकते हैं यहाँ इंटरमीडिएट क्या बनता होगा? हाँ जी, नाइट्रोसोनियम आयन। याद आया? नाइट्रोसोनियम आयन। तो यहाँ बेंजीन सल्फोनिक क्या बन गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, और इसको जब वाटर से रिएक्शन करते हैं तो फेनॉल बन जाता है, +N2 + HCl। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यूमीन प्रोसेस क्यों? क्योंकि पहले तो आपने क्या बनाया इसमें प्रोपीन, आप यहीं से रिएक्शन शुरू कीजिए, इसको हटाइए क्यूमीन से। क्यूमीन क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको जब लाइट से रिएक्शन कराते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। ठीक है, अब मान लीजिए एसिडिक वाटर लिए तो यहां पर वाटर H+ जुड़ जाएगा और ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता है। तो कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बनता है बेटा। ऐसा बहुत कम इंटरमीडिएट बनता है जहां पर ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज होता है। अब ये माइग्रेट करके इधर चला जाता है, और फिर यहां वाटर का अटैक होता है। मतलब क्या बनने वाला है? एक तो फेनॉल बनने वाला है और दूसरा एसीटोन बनने वाला है। क्या बनने वाला है? एसीटोन। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, सैलिसाइलिक एसिड पहचानते ही हैं। सैलिसाइलिक एसिड में से COH को सुखा दीजिए। कैसे सुखाइएगा? हाँ, क्या ले लीजिएगा? सोडा लाइम ले लीजिए, और सोडा लाइम NaOH और CO का मिश्रण ले लीजिए। क्या बन जाएगा? फेनॉल। कलरलेस होता है, हाइड्रोस्कोपिक होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। जब इसको एयर में एक्सपोज कर देते हैं, एयर और लाइट में, तो इसका स्लो ऑक्सीडेशन हो जाता है और बेंजोक्विनोन बन जाता है। स्लो ऑक्सीडेशन, हाँ, KMnO4 से भी ऑक्सीडेशन कराओगे तो वही बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज पॉइजनस होता है, बट एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है। पॉइजनस तो है नेचर में, मगर एक्ट एज एंटीसेप्टिक भी है फेनॉल का। फेनॉल सोलेबल इन वाटर होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कम घुलता है। अच्छा, क्यों सोलेबल है वाटर में? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। फेनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है, पता है ना? फेनॉल वाटर इज मच लोअर देन अल्कोहल। सॉल्बिलिटी ऑफ फेनॉल इज मच लोअर देन अल्कोहल। क्यों भाई? क्योंकि इसमें बल्कि लार्जर हाइड्रोकार्बन पार्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, जबकि उसमें तो दोनों सॉलेबल है पानी में, मगर अल्कोहल की सॉलिबिलिटी ज्यादा है। अच्छा, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है देन कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, आगे समझ में? चलिए, अब इसके 3 रिएक्शन, जैसे ये फेनॉल हो गए ना, फेनॉल, तो एक फेनॉल का रिएक्शन आप किसका देखिएगा? OH का, ये वाला H का। दूसरा OH का, इसका। और एक ये कंपाउंड का रिएक्शन देखिएगा। तो एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल। ठीक है, तो फेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। फेनॉल इज एसिडिक ड्यू टू अनस्टेबल ड्यू टू स्टेबल क्या बनता है बेटा? फेनॉक्साइड आयन। मतलब H+ को देने के बाद ये जो फेनॉक्साइड आयन बनेगा, ये स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस से, इसलिए इसकी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिटी होती है। अच्छा, इस पर कोई निगेटिव चार्ज इसको बैलेंस करने वाला रहे, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे, तो फेनॉल की एसिडिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से कम हो जाएगी। आ रहा है समझ में? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिटी ऑफ फेनॉल, जबकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, डोनेटिंग, जैसे मिथाइल उथाइल, इसकी एसिडिटी को कम कर देंगे। ये बात तो सब लोग जानते हैं, हम लोग मैकेनिज्म पूरा का पूरा, हम लोग GOC पूरा का पूरा पढ़ के आए हैं। इसके बाद क्या बोलता है? फेनॉल इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल बट वीकर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक से कम है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड द एसिडिक नेचर ऑफ फेनॉल इज एसिडिक नेचर कैसे? तो फेनॉल पहला तो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक, मगर कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, कार्बोनिक एसिड से भी कम एसिडिक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो से तो है, ये कौन सा है? कार्बोनिक एसिड का मतलब बेटा H3CO3। ये तो खुद वीक एसिड है, मगर इससे भी कमजोर फेनॉल एसिडिक है, मगर अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। आ गया समझ में? अच्छा, एक बात बताओ,
यदि ये कार्बोनिक एसिड से वीक एसिड है तो NaHCO3 या Na2CO3 से इसका कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि फेनॉल कार्बन ये कौन सा है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है। ठीक है, तो ये सॉल्ट तो है H2CO3, तो जब इसको रिएक्शन कराओगे तो बनेगा क्या, इससे बनेगा क्या? यदि आप सोडियम लगा दिए और H2CO3 लगा दिए तो H2CO3 तो वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड जाएगा। तो याद रखिएगा फेनॉल कभी भी किससे नहीं रिएक्शन करेगा, इससे रिएक्शन नहीं करेगा। मगर हाँ, पानी से ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, पानी वीक एसिड है, तो ये इधर से इधर रिएक्शन जाएगा, पानी से रिएक्शन करेगा, सोडियम Na से भी रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस रिप्लेस करेगा। तो याद रखिएगा फेनॉल किससे रिएक्शन नहीं करता, फेनॉल नहीं रिएक्शन करता, Na2CO3 से रिएक्शन नहीं करता, NaHCO3 से रिएक्शन नहीं करता, नहीं करेगा। ठीक है, आ गया, इससे भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, आइए, जिंक डस्ट रिएक्शन कराइएगा, वो सूख जाएगा, बेंजीन मिलता है। ठीक है, जिंक डस्ट से रिएक्शन कराने पर OH हट जाता है और ये मिलता है। रिएक्शन विथ FeCl3, जैसी रिएक्शन करिएगा वॉयलेट कलर मिलेगा और ये इसका टेस्ट भी है। एल्कोहल फेनॉल को डिस्टिंग्विश कर पाइएगा, अलग कर पाइएगा किससे, फेनॉल से। अच्छा, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग का रिएक्शन देखिए, ये ऑर्थो OH ग्रुप जो लगा हुआ है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्योंकि लोन पेयर है इस पर। अरे बेंजीन पर लोन पेयर है ना, बेंजीन पर यदि लोन पेयर है तो ये लोन पेयर कहाँ शिफ्ट होगा बेटे, ये लोन पेयर ऑर्थो नहीं तो पारा पर शिफ्ट होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए, पहला हो गया हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होता है, ब्रोमीन में CaCl3 इससे रिएक्शन कराया गया, मगर ध्यान रखिएगा यहां पर इनर्ट सॉल्वेंट लिया गया। इनर्ट सॉल्वेंट लियोगे तो इसका पोलराइजेशन कम होगा, सिर्फ ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप, मगर वाटर लोगे तो ये हर जगह सब्स्टिट्यूट होगा। अब फेनॉल, अब हम पूछें कि फेनॉल का टेस्ट क्या है, तो एक तो FeCl3 से और एक ब्रोमीन वाटर से भी रिएक्शन करा। एनिलीन भी रिएक्शन करता है ब्रोमीन वाटर से, आ रहा है समझ में ना, डबल बॉन्ड वाला भी करता है। ठीक है, नाइट्रेशन HNO3 NO2 मगर डाइल्यूट लोगे तो कॉन्क लोगे तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड। ठीक है, आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट रेमर-टाइमन रिएक्शन, सब पढ़ा चुके हैं। रेमर-टाइमन क्या बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन, पढ़ा है ना, डाइक्लोरोकार्बिन, ये रहा डाइक्लोरोकार्बिन, और डाइक्लोरोकार्बिन बन गया और डाइक्लोरोकार्बिन से क्या बन जाएगा बेटा, सैलिसल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसल्डिहाइड समझ में आ रहा है। डाइक्लोरोकार्बिन क्या लेते हैं, CCl3 NaOH। ठीक है, NaOH, ठीक है, NaOH लेते हैं। ठीक है, आगे समझ में। कोलवे में CO2 लिया जाता है, ये सोडियम फेनॉक्साइड बन गया। अरे यहां पर वही लेते हैं CO2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ले सकते हैं आप। ठीक है, कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या बन जाएगा बोलिए, ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर, सोडियम फेनॉक्साइड एसिडिक मीडियम में। आ गया समझ में, एसिडिक मीडियम में कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या बनता है, इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं है, कोलवे, यहां पर फेनॉल लिया गया, यहां पर CO2 लिया गया, यहां पर लिया गया NaOH H2O। आ गया समझ में, H+ NaOH ले लो ना, NaOH। ठीक है, यही बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड। आ गया समझ में, सैलिसाइलिक एसिड। टेस्ट ऑफ फेनॉल, पहला बता दिए, ब्लू कलर विथ रेड, ब्लू लिटमस टू रेड, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। दूसरा, फेनॉल वॉयलेट कलर देता है फेरिक क्लोराइड के साथ। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेनॉल गिव 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल विथ ब्रोमीन वाटर, ये सिखा चुके थे। अच्छा, फेनॉल सोप और लोशंस में इस्तेमाल होता है, जैसे डेटॉल में 2,4,6 डाइक्लोरो 3,5 डाइमिथाइल फेनॉल डेटॉल का ये फार्मूला है, 2,4 डाइक्लोरो 3,5 डाइमिथाइल फेनॉल। बहुत सारे कंपाउंड जैसे फेनोप्थिलीन बनाने में, पिक्रिक एसिड बनाने में, अभी तो बताए पिक्रिक एसिड एक्सप्लोसिव है। साइक्लोहेक्सानोल जो सॉल्वेंट है रबर का, प्लास्टिक बनाने में, बेकेलाइट बनाने, हाँ इसका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेकेलाइट बनाने में भी यूज होता है, साइक्लोहेक्सानोल भी बनाने में जो सॉल्वेंट है, पिक्रिक एसिड बनाने में अभी यूज किए हैं पिक्रिक एसिड, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, फेनोप्थिलीन बनाने में यूज होता है, ये सब बनाने में एजोडाई की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे एस्प्रीन, सेलोल, फेनेंथ्रीन, ये सब भी बनाने में यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग जैसे एस्प्रीन, सेलोल, ये सब बनाने में। इंक का प्रिजर्वेटिव है, इंक बनाने में इस्तेमाल होता है। आगे समझ में। अब बात करते हैं ईथर। ROR को क्या बोलते हैं बेटा,
ईथर। ये सिमेट्रिक भी हो सकता है जब R1 और R2 बराबर हो। R1 R2 यदि बराबर हो गया तो सिमेट्रिक, और R1 और R2 बराबर नहीं हुआ तो R1 R2 बराबर हो गया तो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक या सिंपल, या सिंपल। और यहाँ क्या बोलोगे, मिक्स्ड या अनसिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हो सकता है। जैसे इसको डाइमिथाइल ईथर बोलो, डाइमिथाइल ईथर, इसको डाइफिनाइल ईथर, डाइफिनाइल ईथर। इसको क्या बोलोगे, देखो इसको छोटा से इथाइल, अल्फाबेटिक, इथाइल मिथाइल ईथर, फिनाइल मिथाइल ईथर। आ गया समझ में। अब देखो, देखो दोनों में है दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ऑक्सीजन के पास। ठीक है, मगर ग्रेटर एंगल होता है नॉर्मल टेट्राहेड्रल से। क्यों भाई? और बट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि इनमें रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। दो बल्कि ग्रुप लगे होते हैं, अल्काइल ग्रुप, इसलिए रिपल्सन ज्यादा होता है। यही बात समझाया गया है। वाटर में इतना 105 होता है और इसमें बढ़ जाता है। देखिए इसमें जैसे से यहाँ बल्कि ग्रुप लगाते जाइएगा, रिपल्सन क्या होता है, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, मगर रिपल्सन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आ गया समझ में। बनाने का सबसे बढ़िया मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन कंटिन्यूअस स्ट्रीफिकेशन। एल्कोहल को ध्यान से देखिएगा, एल्कोहल को यदि 170 डिग्री के आसपास गर्म कर दिया जाए तो इथीन बनता है, इलिमिनेशन हो जाता है। मगर यहां पर यदि किया जाए 140 डिग्री के आसपास तो क्या बनता है, डाइथाइल ईथर बनता है। मैकेनिज्म सबको पता है, H+ सब्स्टिट्यूट होगा, H+ यहां से वाटर निकल जाएगा, यहां से वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकलने के बाद ये मॉलिक्यूल ध्यान से हम करिए देते हैं। यहां देखो एसिड है, क्या बना, CH3CH2OH। एसिड H+ देगा, चूंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है तो CH3CH2+, आपको उधर मत देखना है। ये CH3CH2OH, ये H इलेक्ट्रोफाइल है, इस पर अटैक करेगा, बाद में H+ निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3CH2OCH2CH3 डाइथाइल ईथर। उतना नहीं देखिए, ये सब फालतू है, ये सब फालतू है, हम पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस ध्यान रखिएगा, विलियमसन सिंथेसिस से ईथर बनाया जाता है। मगर शर्त क्या है बताइए, यहां जो अल्काइल हैलाइड लिए हैं वो 1 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इसका मैकेनिज्म SN2 होता है, SN2 होता है। ये जब मॉलिक्यूल इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुल जाएगा और सीधे विलियमसन सिंथेसिस से प्रोडक्ट बन जाएगा। आगे समझ में। देखिए गलती मत कीजिएगा, गलती कीजिएगा तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको ये बनाना है CH3OCH3, तो हम इसका लेंगे क्या, अल्काइल हैलाइड, और इसका क्या लेंगे, इसका क्या लेंगे, इसका हम लेंगे एल्कोऑक्साइड। क्या लेंगे, एल्कोऑक्साइड। उल्टा कीजिएगा तो इलिमिनेशन हो जाएगा। जैसे यहां देखिए, हमको क्या बनाना था, ये बनाना था, तो इसका लेंगे अल्काइल हैलाइड और इसका लेंगे ईथर। आप ये देखिए यहां पर गलती लिया हुआ है, ये लीजिएगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब इलिमिनेशन होने का चांस होगा। तो हम क्या करेंगे, CH3O- Na+ लेंगे प्लस CH3CH2Cl लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ये लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। CH2CH3 लीजिए और यहां क्या लीजिए, CH3O- Na+। अच्छा यहां ये ले लिए तो यहां Cl ले लीजिए, Cl ले लीजिए। ये मॉलिक्यूल जब इसको सब्स्टिट्यूट करेगा तो Na बाहर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3CH2OCH3। आ गया समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, जो लोअर होते हैं वो गैस होते हैं और उनकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, हाइयर लेस पोलर होते हैं और लेस सॉलेबल इन वाटर होते हैं। पानी में कम घुलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, मगर और लेस बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल। बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है कि पानी में भी कम घुलते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी अल्कोहल से कम होता है। कहता है कि ईथर क्यों कम होते हैं बॉइलिंग पॉइंट में वाटर से, क्यों सॉलेबल, लेस सॉलेबल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। ईथर है लेस बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते पाते, यहां वाटर के साथ नहीं बना पाते और यहां पर आपस में भी नहीं बना पाते। अच्छा, HI से रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखिएगा, एक भी यदि 3 डिग्री है, 3 डिग्री या 2 डिग्री है तो याद रखिएगा मैकेनिज्म हमेशा SN1 होगा, और एक भी यदि 1 डिग्री है तो मैकेनिज्म SN2 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक भी ईथर में एक भी मॉलिक्यूल क्या है, SN2। एक भी यदि 3 डिग्री या 2 डिग्री है तो क्या होगा मैकेनिज्म, SN1। जैसे यहां पर क्या होगा, SN1। सबसे पहले H+ यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, टूट गया, I यहां लगेगा,
और यहाँ पर OH बनेगा। समझ में आया? तो I यहाँ लगेगा। एक बात मेरा मैकेनिज्म ये वाला याद रखिएगा, जो पढ़ाए हैं वो याद रखिएगा, नहीं तो हवा खा जाइएगा। ठीक है, हवा खा जाइएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले H+ लग गया। अब ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो प्लस आएगा वो क्या हो जाएगा? रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है, और यहाँ पर I लगेगा, CH2I के पास लगेगा। ठीक है, तो एक भी यदि क्या हो गया, एक भी यदि 2 डिग्री या 3 डिग्री हो गया तो क्या मैकेनिज्म हो जाएगा? SN1। ठीक है, नहीं तो SN2। यहाँ बोलिए, ये तो बता ही दिए। जैसे यहाँ देखिए, ये क्या है, ये बताइए क्या है? ये है, एक 1 डिग्री हो गया ना तो मैकेनिज्म SN1 होगा। क्या होगा? I यहाँ पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा I-1, और ये बॉन्ड खिसकेगा और क्या बन जाएगा? CH3 CH2 OH प्लस CH3I। समझ में आ गया? मैकेनिज्म बदल जाता है SN2। एक भी 1 डिग्री पर मैकेनिज्म बदल जाता है। आ गया समझ में? ये इंपॉर्टेंट है, और कोई रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ SNI होगा। अच्छा, ज्यादा कंसंट्रेटेड ले लिया गया, ये रिएक्शन कभी पूछेगा ही नहीं। क्यों? यदि दोनों में I लगा दिए तो क्या पूछने वाला है वो? घंटा क्या पूछेगा वो? दोनों में तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है, एल्कोक्सी ग्रुप, OCH3 OR ग्रुप, ये भी ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग फेनोलिक ग्रुप जैसा फेनोलिक ग्रुप है, बट एंड इट इज लेस एक्टिवेटिंग देन फेनोलिक ग्रुप। क्यों भाई? OH ग्रुप इज लेस एक्टिवेटिंग देन फेनोलिक ग्रुप, मगर ये एक्टिवेटिंग तो है, एक्टिवेटिंग तो है। मतलब रिंग की यदि आपने कॉन्क H2SO4 ले लिया तो ऑर्थो पारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मतलब उतना ज्यादा नहीं होगा, कॉन्क लेने पर जैसे सब में हो जाता था, यहाँ उतना नहीं होगा, बस ये याद रखना। हाइलोजिनेशन, ब्रोमीन इथेनोलिक एसिड में ले लिए तो ऑर्थो और पारा, ये मेजर होगा और ये माइनर होगा। क्यों? यहाँ रिपल्सन होगा। ठीक है, अच्छा, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन बहुत पहले ही पढ़ा दिया गया। यहाँ पर CH3 लग जाएगा ऑर्थो पर, मतलब यहाँ पर क्या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा? CH3+, और यहाँ क्या बनेगा? CH3CO+। एक बार ऑर्थो पर, नहीं तो एक बार पारा पर। ठीक है, आइए, ये जनरल एनेस्थेसिया है बेटा, ईथर का एनेस्थेसिया में इस्तेमाल होता है। रेफ्रिजरेंट में ईथर, ड्राई आइस टेम्परेचर, ये सब। अच्छा, ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट, ये छोड़ दीजिए, रेफ्रिजरेशन में यूज होता है। ठीक है, ड्राई आइस गिव टेम्परेचर, ये सब छोड़ दीजिए। ये वाइल है। अच्छा, ये सॉल्वेंट के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे वाइल, फैट, रेजिन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ईथर ही इस्तेमाल होता है। इनर्ट, और ये क्या है? मॉइस्ट फ्री मीडियम ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जैसे ऊर्ज रिएक्शन के लिए इनर्ट सॉल्वेंट की तरह काम करता है। ठीक है, परफ्यूम में भी ईथर इस्तेमाल होता है। डाईआइसोप्रोपाइल एल्को एंटी नॉकिंग एजेंट कंपाउंड में इस्तेमाल होता है। एल्कोहल एंड ईथर सब्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोल के रूप में इस्तेमाल होता है, जिसको नेटेटिव बोलते हैं, नेटेलाइट बोलते हैं। एल्कोहल और मिक्सचर ऑफ एल्कोहल और ईथर का इस्तेमाल नेटेलाइट के रूप में करते हैं। अच्छा, हेलोइथेन CF3CH Cl एनेस्थेसिया के रूप में इस्तेमाल होता है, क्योंकि अनकॉन्शसनेस विदाउट अफेक्टिंग लंग, क्योंकि हेलोइथेन का हेलोथेन CF3 क्या फॉर्मूला है? CF3CH Cl का हेलोथेन का इस्तेमाल एनेस्थेसिया में क्यों करते हैं? क्योंकि अनकॉन्शसनेस काउज करता है बिना हमारे हार्ट वाट को इफेक्ट किए हुए। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगले क्लास में हम सारे करा देंगे। इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त होता है।